जैमिन प्रियदर्शी जी, मध्य प्रदेश, गुजरात। आज के कार्यक्रम के संचालन में माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी से अनुमति चाहती हूँ कि वो अपनी अनुमति दें और हम आगे कार्यक्रम हेलो जी, संचालक जी, आपको अनुमति है, आगे की कार्रवाई शुरू करें। जी धन्यवाद सर। मैं आज के वक्ता माननीय जैमिन प्रियदर्शी जी को जो प्रदेश प्रभारी हैं गुजरात से, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। थैंक यू। महाकारुणिक प्रातः स्मरणीय भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। भारत संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं प्रणाम करता हूँ। और आरबीएम के संस्थापक आदरणीय दम प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह गोद साहब, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तुलसीदास लंगी जी, जम्मू कश्मीर से। मुख्य अतिथि राजाराम आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष यूपी। और संचालन कर रही मेरी बहन उपासिका रजनी शाक्यवार बोध जी, राजकोट मध्य प्रदेश है। वो जूम मीटिंग में जुड़े मेरे सभी आदरणीय उपासक उपासिकाएं का मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसे तो कल दोपहर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम हुआ कि 5 मई को मुझे श्रमिक दिवस पर कुछ बोलना है, मुझे कुछ इसके उपलक्ष्य में वक्तव्य देना है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आजकल तो यहाँ गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा है, मर्क्यूरी 40 के पार पहुंच गया है। फिर भी ऐसे विषयों पर बाबा साहब की बात करनी हो, बौद्ध धम्म की बात करनी हो, सभी की बात करनी हो, तो इसमें कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। वी आर ओपन एट एनी टाइम। हमारे शहर में गर्मी का आलम बहुत है गालिब। यहाँ कपड़ा धोते ही सूख जाता है और पेन से ही भीग जाता है। ये इतनी गर्मी यहाँ पड़ी है। फिर भी आज श्रमिक दिवस की उत्पत्ति क्यों और कैसे विषय पर कुछ थोड़ी बात मैं करने जा रहा हूं। अगर इस जहां में मजदूर का नामो निशान होता, अगर इस जहां में मजदूर का नामो निशान होता, फिर न होता हवा महल और नहीं ताजमहल होता। इसीलिए मजदूर की क्या आवश्यकता है ये इतने से मालूम हो जाता है। ये मजदूर कहते हैं, न घर हमारा न मंजिल हमारी, न घर हमारा न मंजिल हमारी, न रास्ता हमारा न बुजदिली हमारी। साहब हमें तो लोग मजदूर कहते हैं, साहब हमें तो लोग मजदूर कहते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हमारी तो जान जाओगे संग दिली हमारी। एक मजदूर बोलता है। मजदूर के बिना एक घर बनाने के लिए एक नींव रखी जा सकती है, मगर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए इनकी जरूरत होती है, मजदूर की। ऐसे धूप में सीमेंट बालू और ईंटें ढोकर देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नया मुकाम देने वाले उन मजदूरों को श्रमिक दिन की मैं शुभकामना देता हूं। और ये जमाना याद रखे मजदूर है हम, ये जमाना याद रखे मजदूर है हम, मजबूर नहीं। ये भूख गरीबी बदहाली हरगिज हमें मंजूर नहीं, ये हमें कुछ मंजूर नहीं। आज
इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में पूरे देश 1 मई को मनाता है, और वही दिन गुजरात राज्य का स्थापना दिन भी है। वहां से मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था 1 मई 1960 को। श्रम दिन की उत्पत्ति क्यों, ये सब्जेक्ट आज का रखा गया, श्रम दिन की उत्पत्ति क्यों और कैसे। तो हम बात करें तो 1 मई मजदूर दिन के रूप में पूरे विश्व में क्यों मनाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य to raise awareness about the struggle and contribution of the workers and working class of the society. To raise awareness, इनको जागरूक करना है about the struggle and contribution, जो संघर्ष किया, जिसने हिस्सा लिया, जो वर्करों ने, और वर्किंग क्लास को सोसाइटी के लोगों को तक जाने के लिए, उनको एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पूरे विश्व में हम देखें तो लेबर फोर्स 338 करोड़ लोग हैं, लेबर पूरे विश्व में। अकेले चाइना में 78 करोड़ है। और जब हमारी बात देखी जाए भारत की, तो भारत में 55 करोड़ लेबर लोग हैं। श्रम दिन के मौके पर मजदूरों के हित अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है, वही उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। मजदूर का अंग्रेजी संस्करण लेबरर, जब भारतीय संस्करण देखा जाए तो इसको श्रमिक और मजदूर कहते हैं। मजदूर यह व्यक्ति है जो शारीरिक श्रम करता है, उन्हें श्रमिक, कामगार या लेबर कहा था। श्रमिक कृषि कार्यों और निर्माण कार्यों जैसे गृह निर्माण, पुल, रेल, रास्ता आदि कार्य करता है। वो फैक्ट्रीज, कारखाने में भी काम करता है। लेबर को देखा जाए तो इज अ पर्सन हु डज अ जॉब which involves a lot of hard physical work, जो फिजिकल वर्क करता है, शारीरिक श्रम करता है, इसको श्रमिक बोलते हैं। इसमें कई कुशल श्रमिक होते हैं, कोई अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, कोई अकुशल श्रमिक भी होते हैं। और ये मजदूर का डेफिनेशन तो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा, मगर पूरे विश्व के देखो, पूरे भारत के अंदर देखो तो कितने प्रकार के मजदूर होते हैं। कोई लैंडलेस लेबरर है, कोई माइग्रेंट लेबर है, कोई रूरल लेबर है, कोई स्किल्ड लेबर है, कोई अनस्किल्ड लेबर है, कोई डे लेबर है, कोई डॉक लेबर है, कोई फार्म लेबर है, कोई कैजुअल लेबर है, कोई फोर्स लेबर है, और बॉन्डेड लेबर भी है। बॉन्डेड लेबर जो लोन पर और रिपेमेंट के लिए काम करता है, और ये भारत के अंदर बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 21 के 23 के अंदर वो प्रोहिबिट कर दिया है। इंडिया के अंदर बॉन्डेड लेबर नहीं रखे जा सकते, इसका प्रोहिबिशन बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर दिया है। मजदूर क्या कहता है, हाथों में लाठी, मजबूत उनकी कद और काठी, हाथों में है लाठी और उनकी कद और काठी, हर बाधा को कर देता है दूर, दुनिया अनुभव को कहती है मजदूर। बाबा साहब ने श्रमिक वर्ग के उत्थान से जुड़े अनेक पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय मीडिया, मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नजरअंदाज किया है। कभी कभी कम उपलब्धि वाले लोग इतिहास के नायक बन जाते हैं, और महानायकों को उनकी वास्तविकता अगर जगह मिलने में कई सदियां लग जाती है। इस महानायकों में बाबा साहब भी है। 21वीं सदी में अपनी पहचान धीरे धीरे बनाने जा रहे हैं, और हम उनको आगे ले जाए थे। बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 के दिन एक समाचार पत्र, मुझे याद आता है कि 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने फोर्टनाइटली मूकनायक एक पत्र निकाला था। इसके परिप्रेक्ष्य में आता है, इसीलिए मैं थोड़ा याद आकर की बात करता हूँ कि अखबार उन्होंने निकाला मूकनायक, लोगों को एजुकेट करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, खींचो न कमानो तलवार को निकालो, खींचो न कमानो न तलवार निकालो, जो तोप है मुकाबिल तो अखबार निकालो। अखबार निकालने से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। इसी के मतलब से बाबा साहब ने मूकनायक का स्टार्टिंग किया 1920 31 जनवरी को। बाबा साहब ने बुक
नायक का जो प्रथम संस्करण किया, इसमें एक अग्रिम लेख लिखा। इसका प्रथम वाक्य में यहाँ मुझे याद आता है और मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान भारत के कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नजरिए से एक फिल्म की तरह देखता है, तो यह मुल्क नाइंसाफी की पनाहगाह के सिवा और कुछ नहीं देखेगा। तब से लगाकर आज तक नाइंसाफी हो रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि तब से लगाकर भारतीय मीडिया और बाबा साहब साथ साथ चलते दिखाई नजर आते हैं। भारत के मीडिया, सपोज प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, समाचार पत्र हो, प्रमुख अखबार हो, या श्रमिक दिन को प्राधान्य नहीं दे रहे हैं। यह लोग सत्ताधारी पक्ष के लिए प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। एक कड़वी मगर एक वास्तविकता है भारत के लिए। गुलामों को गुलामी की पहचान करा दो, वो खुद विद्रोह कर उठेगा। इसी तरह यूनाइट लिबरल्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। दुनिया के मजदूरों एक हो, आपको कुछ नहीं गंवाना है, आपको सिर्फ अपनी बेड़ियां गंवाना है। आज 5 मई है और 5 मई कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। कार्ल मार्क्स ग्रीक एथेंस में जन्मे थे और उनका देहांत 14 मार्च 1883 में लंदन में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए क्या लिखा, आज उनकी सॉरी फॉर इंटरप्शन। आज मैं एक बात करता हूं कि कार्ल मार्क्स की कब्र पर लिखा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट। ऐसा उनकी कब्र पर लिखा गया, वर्कर्स ऑफ द ऑल लैंड्स यूनाइट। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द मार्क्स stone that the essence of the slogan is that the members of the working class throughout the world should cooperate to defeat the capitalism and achieve the victory of the class conflict। ये बात मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बताता हूँ। आज जो कार्ल मार्क्स का बर्थडे है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो गया कि आज मेरे सन की बर्थडे है 5 में, और बहुत से फोन मेरे पर आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा ध्यान यहाँ डाइवर्ट हुआ। इंटरनेशनल लेबर डे मनाने की शुरुआत अमेरिका को मजदूरों ने लाद डेमोन्स्ट्रेशन किया, इससे चालू हुई। 1886 में यहाँ मजदूरों की मांग कामकाज के समय को हर रोज के 8 घंटे करने की मांग थी। कॉन्फ्लिक्ट में कई लोग घायल हुए, कई मारे गए। हे मार्केट वायलेंट confrontation between police and labor protesters in Chicago on 4th May 1886. It was become international struggle for workers' right. वो मजदूरों के लिए एक बड़ी मूवमेंट थी जो अमेरिका में शुरू हुई, और वहां से आज तक मजदूर दिन की शुरुआत हुई। वो जो मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे कैपिटलिज्म और वो मालिकों के सामने, तो ये स्लोगन में लिखा था 8 hours फॉर वर्क, 8 hours फॉर रेस्ट एंड 8 hours फॉर व्हाट वी विल। इसका मतलब 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, और 8 घंटा हमारी मर्जी का। ऐसे 24 घंटे के अंदर 8 घंटा ही काम करने का जो उन्होंने लोगों ने डिमांड रखी। और ये डिमांड के बाद 1 मई को मजदूर दिन के लिए पहचाना जाता है और पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत मार्च 1860 को हावड़ा स्टेशन पर हुई। वहां 1200 रेलवे कर्मचारियों ने 8 घंटा का कार्य सप्ताह का अनुरोध किया। सैयद बनर्जी 1870 में वर्किंग मेंस क्लब का गठन किया। ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन का आयोजन NM लोखंडे, जो समाज सुधारक थे, श्रमिक नेता थे, भारत सरकार ने 2005 में इनके मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। ये नारायण मिर्जी लोखंडे ने 1809 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की।
और वो मिल वर्कर्स के अधिकारों के लिए पूरा जीवन उन्होंने लड़त चलाई। 31 अक्टूबर 1920 को पहला ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मीन्स आईटोक की स्थापना हुई और उन्होंने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए बड़ा काम किया। भारत के प्रथम मंत्री डॉक्टर बाबा साहब, उन्होंने श्रम कानून बनाने में तथा श्रम कल्याण में बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और उन्होंने हक देने के लिए बाबा साहब ने खुद इस हड़ताल को ज्वाइन किया। और ये महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? संडे को मिल श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित कर दिया गया, काम के घंटे को भी घटाया गया और दोपहर आधे घंटे का अवकाश मीन्स रिसेस का प्रावधान भी किया गया और काम के दौरान लगे चोटे, सभी किसी को चोट लगती हो तो इसके मुआवजा प्रदान करने का प्रबंध वहां करवाया। और श्रम कानून की 4 संहिता है। एक कानून वेतन संहिता, दूसरी सामाजिक सुरक्षा, तीसरी औद्योगिक संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कामकाजी स्थिति की संहिता, ऐसे 4 संहिताएं हैं। ब्रिटिश काल में 14 घंटे का काम करना पड़ता था। श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब ने इसे 8 घंटे का काम कर दिया और कामकाज के घंटों में 6 घंटे की कटौती की गई। वो बाबा साहब ने किया जब बाबा साहब वाइसरॉय की परिषद में श्रम मंत्री में कार्यरत थे। ये बात 1942 से लगाकर 1946 की है। बाबा साहब ने खान मातृत्व लाभ अधिनियम लागू कर दिया, खान मातृत्व लाभ अधिनियम चालू किया। महिला श्रम कल्याण कोष की स्थापना की। महिला बाल श्रम संरक्षण अधिनियम बाबा साहब ने बनाया। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस जो है मजदूरों के लिए, तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना का निर्माण किया। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर मजदूरों को ESI मीन्स कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत इनको दवाइयाँ दी जाती है, इनके ऑपरेशन वहाँ किए जाते हैं और इनकी ओर से इसको ले ऑफ और इनका सिक भी जो मिलती है, इसका मुआवजा भी हिसाब से ESI के मिलता है। कर्मचारियों की भलाई के लिए बीमा योजना अधिनियम लाने के बाद ये हुआ कि पूर्व एशियाई देशों में ऐसा करने वाला भारत अकेला प्रथम देश था। ये लीव जो आज सब कर्मचारी लोग भुगत रहे हैं, ये लीव चाहे कैजुअल लीव हो, प्रिविलेज लीव हो, मैटरनिटी लीव हो, बाबा साहब की देन है। देश के अंदर बेरोजगारों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्शन की जो स्थापना हुई, पूरे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्शन है, हर राज्य में है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने ऐसे रोजगार कार्यालय की स्थापना की और इससे जरिए भारत के अंदर जो बेरोजगार है इनको ढूंढ कर नौकरियां दी जाती है। इसमें जो क्वालिफाइड लोग होते हैं इसको इसका लाभ मिलता है। 1944 में कोल माइन सेफ्टी स्ट्राइंग संशोधन विधेयक लागू कर दिया बाबा साहब ने। कोल माइंस जो कोलसे की खदानों में जो लोग काम करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए एक संशोधन विधेयक बाबा साहब ने लागू किया। 8 अप्रैल 1946 में मिका माइंस लेबर वेलफेयर फंड बनाया बाबा साहब ने। मिका माइंस लेबर वेलफेयर फंड वो बाबा साहब की देन है और ये फंड से श्रमिकों के लिए आवास, पानी, शिक्षा, मनोरंजन की व्यवस्था की गई। ये काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने सामाजिक सुरक्षा के लिए 1942 में त्रिपक्षीय श्रम परिषद की स्थापना की 1942 में और मजदूर संघों की मान्यता, ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन जो आज बड़े सब जगह पर है, ये बाबा साहब की देन है। श्रमिक संगठन का जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है, ट्रिब्यूनल सिस्टम में श्रमिक, नियोक्ताओं और सरकारी प्रतिनिधि मिलकर के औद्योगिक विवाद हल करने हेतु का सुझाव वो पहला भारत में किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने जल नीति, इलेक्ट्रिक पावर प्लानिंग करा के
इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया, जिससे भारत के अंदर इलेक्ट्रिक का प्लानिंग हो सके और जल निधि का भी प्लानिंग हो सके। न्यूनतम मजदूरी एक्ट बाबा साहब लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट। आज जो सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट देती है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने आगे बढ़ करके यूनियन वालों के लिए और श्रमिकों के लिए राइट टू स्ट्राइक की भी मान्यता दी। लीगली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से हम स्ट्राइक 14 डेज का नोटिस देकर के कोई पर वर्किंग यूनियन जो है स्ट्राइक का नोटिस देकर स्ट्राइक भी अपनी मांगों के लिए कर सकते हैं। बाबा साहब की देन है। श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने बोनस और ओवर टाइम 8 घंटे के ज्यादा जो कोई काम करता है तो इसको ओवर टाइम दिया जाता है, बाबा साहब की देन है। और कुछ लिमिट के जो सैलरी वाले लोग हैं उनको जो बोनस मिलता है वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने सोचा था कि अंग्रेजों के जमाने में 13 महीने का पगार दिया जाता था, तो बाबा साहब ने सोचा कि जब हमारे पास आएगा पूरा राज स्वतंत्रता के बाद तो हम 12 महीने का सैलरी देंगे, तो 1 महीने का सैलरी बोनस के रूप में लोगों को मिले, ऐसा प्रावधान ये बाबा साहब की सोच थी और बाबा साहब ने ये करके दिखाया। माइंस मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1941 में बाबा साहब लाए और माइंस के अंदर जो महिलाएं काम कर रही थी इसको मेटर्निटी बेनिफिट दिलाने में बाबा साहब ने काम किया। 8 नवंबर 1943 को ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता मान्य के लिए भारतीय व्यापार संघ संशोधन विधेयक बाबा साहब लाए और लेबर डिस्प्यूट एक्ट के तहत लेबर के अंदर जो जो डिस्प्यूट होते हैं इसको सुलझाने का काम ये बाबा साहब ने किया। मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा ये बाबा साहब की देन है। टीए डीए रिवीजन ऑफ पे स्केल ऑफ द एम्प्लॉई, अभी जो हमारा एक इंक्रीमेंट बढ़ता है, पे स्केल रिवीजन होता है, वो भी बाबा साहब की देन है। फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल भी बाबा साहब लेकर के आए। और अंत में मैं कहूंगा बाल मजदूरी के बाबत में बाबा साहब ने एक बड़ा काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अनुच्छेद 24 के तहत बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने लिखा, नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 years shall be employed to work in factory or mine or engaged in any other hazardous employment। 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। वो प्रोविजन बाबा साहब ने किया। फिर भी मैं देख रहा हूं कि पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में बाल मजदूर है। एक दिन मैं अहमदाबाद का सेंट्रल एसटी बस स्टॉप जो है, सेंट्रल बस स्टॉप कहाँ बाहर जा रहा था तो वहाँ एक बैनर लगा था भारत गुजरात सरकार का कि गुजरात के अंदर ही कहाँ पर आप बाल मजदूर देखो तो ये नंबर पर हमें बात करना। तो ये जो बैनर लगा था बड़ा होर्डिंग, इसके नीचे एक चाका रैंकड़ी चल रहा था, इसके अंदर 6 बच्चे काम कर रहे थे, वो 8-10 साल के थे। ये मैं वास्तविकता जो बता रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर बाल मजदूर इतने हैं और सरकार को इसमें रस नहीं, क्योंकि ये बड़े होकर के मजदूरी बनने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, कौन कहता है बचपन सबका अच्छा होता है? कौन कहता है बचपन सबका अच्छा होता है? जहाँ पेट भर खाना नहीं, जहाँ पेट भर खाना नहीं, यह बच्चा तो मजदूर होता है, यही बच्चा मजदूर होता है, क्योंकि इनको पेट के ऊपर खाना भी नहीं मिलता है। जो आर्टिकल 39 के हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप ये देखें, ये मनोवादी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोगों की। आज मैं संदेश देख रहा था तो संदेश के अंदर फ्रंट पे जो जो फोटो छपी है ये वो नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है और इसको एक बड़ा बताया गया है साधु के वेश के अंदर। ये जब मैं बात करूं बाबा साहब की, अलग लोगों ने बाबा साहब के लिए क्या कहा, तो एडमिरल विष्णु भागवत ने कहा कि बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनाई इसके 3 फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल थे। एक, नंबर 1, दुनिया की पूरी वेल्थ, प्रॉपर्टी, एसेट्स, यह सब मजदूरों की कड़ी मेहनत से हुई है और धनवादों ने उस पर कब्जा कर लिया है। यह लैंड लॉर्ड क्लास, कैपिटलिस्ट एंड रिच क्लास, ये लोगों ने इलीगल, अनजस्ट
और लूट, रोबरी या थेफ्ट करके लिया है, इसको मजदूरों को दिया जाए, ऐसी बात बाबा साहब ने की। दूसरा बाबा साहब ने बताया रूलर एंड एक्सप्लॉयटर्स। रूलर्स मीन शासक, और एक्सप्लॉयटर जो शोषण करता है वो, और जिनका शोषण होता है उनके लिए भी कुछ करने का आवश्यकता है, वो बात बाबा साहब ने बताई। और मजदूर के हक के लिए बाबा साहब ने बताया कि मजदूर को जब कब हक मिलेगा, इसको जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिल जाता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के मजदूर एक हो तो इनको पॉलिटिकल पावर भी मिलेगा। और मैं एक बात कहूं कि आरएसएस से जुड़ा एक भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ। इसका फॉर्मर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था मिस्टर एडवोकेट साजी नारायण ने बताया कि बाबा साहब केवल संविधान निर्माता नहीं थे। बाबा साहब ने संविधान निर्माण तो किया है, वो अकेले संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि श्रम सुधारकों के निर्माता भी थे, श्रम सुधारकों के भी निर्माता थे। उन्होंने कहा बाबा साहब वॉज नॉट ओनली द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब वॉज नॉट ओनली आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन but also he was the architect of labor laws reforms in India। भारत के अंदर लेबर लॉ रिफॉर्म्स जो हुआ, इनके आर्किटेक्ट डॉक्टर बाबा साहब थे। अंत में मैं मेरी बात पूरी करने से पहले एक बात बता के मेरी बात को मैं विराम दूंगा। भूख से गरीबी से मजबूर हो गए, भूख से गरीबी से मजबूर हो गए, छोड़ी कलम किताबें और मजदूर हो गए, छोड़ी कलम और किताबें तो मजदूर हो गए। ऊंची इमारत मेरी मेहनत का सीला है, ऊंची इमारत मेरी मेहनत का सीला है। बेनाम मेरे काम से वो लोग मशहूर हो गए, बेनाम मेरे काम से वो मशहूर हो गए। जिसने कमाया वो रोटी न खा सका, जिसने कमाया वो रोटी न खा सका। छाले हमारे हाथ और पैर को नासिर बन गए, छाले हमारे हाथ और पैर के नासिर बन गए। ये मजदूर की आज हालत है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। ये सरकार का जिम्मा है मजदूरों को आगे ले जाने के लिए, वो आर्टिकल 39 के हिसाब से। और अंत में कोरोना काल में जिन मजदूर भाई बहनों बच्चे ने अपनी जीवन लीला संकेल ली, ये सभी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए भी मेरी बात को विराम दूंगा। आपने सब मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सबका मैं आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साधु साधु साधु। माफी चाहती हूँ, मुझे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना है, तो वो पार्टिसिपेंट जो लिस्ट दिख रही है उसमें से ही बुलाना है। जी जी, उसी में से बुलाना है। अब मैं माननीय अरविंद बौद्ध जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। मैम मुख्य अतिथि हैं माननीय राजा राम आनंद जी सर, इनको इनवाइट करिए। जी जी, माननीय राजा राम आनंद जी सर। ओके, हाँ, बहुत बहुत साधु, नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधु। क्या मुझे मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा जा रहा है? जी मुझे सर। मुझे बोलना है? अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद। आज की संचालक माननीय उपासका रजनी साक्यवर बौद्ध जी, और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात रखने से पहले संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक अरहत सम्यक संबुद्ध को और शोषित वंचित समाज के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को स्मरण करता हूं। साथ ही आज की इस ऑनलाइन वेबिनार का
की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे वरिष्ठ कुलीग तुलसीदास लंगे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और सभी विद्वान साथियों को मैं अपना उचित अभिवादन के साथ नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करता हूं। हालांकि आज जो अभी मुझसे पूर्व हमारे कुलीग माननीय जैमिनी प्रियदर्शी जी ने वक्तव्य रखा, उसको सुनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कुछ और शेष बचा है। उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बातें और इस लेबर डे की उत्पत्ति क्यों हुई और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस तमाम तथ्यों पर, और साथ साथ अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हम रिलेशनशिप देखें इस श्रमिक दिवस से जोड़कर, तो लगता है कि बाबा साहब एक तरीके से श्रमिक दिवस के पूरक हैं। श्रमिक दिवस बगैर बाबा साहब के स्टैंड्स नो बिहार। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और वैसे भी वो हमारे आज के प्रमुख वक्ता थे, तो माननीय जैमिनी साहब प्रियदर्शी जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत देता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि आज की जो ये वेबिनार है, इसमें हालांकि श्रमिक दिवस की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई इस पर ही अपनी बात रखने के लिए हम लोगों को कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हटकर इससे ये जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का श्रमिक दिवस और श्रमिकों के श्रम और उनके संघर्ष से क्या संबंध है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वास्तविक बौद्धों का राष्ट्र स्तरीय संगठन है और श्रम चूंकि बौद्धों की संस्कृति से सीधा संबंध रखता है। श्रमण संस्कृति, समण संस्कृति बौद्ध साहित्यों में हमने सबने पढ़ा है कि एक तरीके से ये बौद्धों की सभ्यता है, और या ये कहें कि बौद्ध श्रमजीवी हैं और उनके जो आलोचक हैं तो वो एक तरीके से परजीवी हैं। वो स्वयं श्रम नहीं करते हैं, दूसरों के श्रम पर आश्रित रहते हैं, उनके दूसरों के श्रम पर जीवित रहते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी संस्थापक, सभी साथियों के साथ साथ प्रमुख तौर पर मैं संस्थापक जी का जरूर इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा श्रमिक और उनके श्रम के संबंध में कराई है। हालांकि 1 मई को अभी 3-4 दिन ही पहले हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन चूंकि श्रमिक दिवस को मई दिवस भी कहा जाता है तो इस पर हमें इस पर चर्चा करना लगातार जरूर हितकर रहेगा, देशवासियों के लिए भी हितकर रहेगा और हमारे जो श्रमिक बंधु हैं उनके लिए भी हितकर रहेगा। तो ये इसके लिए वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छा उन्होंने इस पर जो निर्णय लिया है। हमें वो बातें तो नहीं दोहराना चाहूंगा जो आदरणीय जैमिनी प्रियदर्शी जी ने रख दी हैं, लेकिन कुछ बातों पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हालांकि आज इस वेबिनार में उपस्थिति कम है उतनी, हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन लोगों के बहुत से काम रहते हैं तो इसलिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हैं साथी वो विद्वान साथी हैं और हम चाहते हैं कि देश के जो श्रमिक हैं
और दुनिया के जो श्रमिकों ने आंदोलन किए हैं उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को अवश्य ही रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि ये मई दिवस या श्रमिक दिवस की शुरुआत अमेरिका के शिकागो से होती है, और अमेरिका का जो जनसंख्या है दुनिया की जनसंख्या के अनुपात में मात्र 4.5% है। और शिकागो कोई वैसे तो बड़ा शहर है, महानगर है, लेकिन बहुत ज्यादा संपन्न शहर नहीं है। हालांकि बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा ये रेलवे का जंक्शन भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है, अर्थात हमारे देश की जनसंख्या कहाँ 4.5% अमेरिका की जनसंख्या है दुनिया की जनसंख्या के अनुपात में, वहीं भारत की 19.5% है। यानी उससे मैं समझता हूं कि लगभग 4 गुना ज्यादा आबादी हमारे देश की। और ये जो मजदूरों ने शिकागो के अंदर जो क्रांति की, जिसे श्रमिक दिवस के रूप में याद किया जाता है, तो वो 1886 में अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने शुरुआत की। सरकार ने, वहां की सरकार ने उनके ऊपर हिंसक कार्रवाई हुई की, जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए, मारे गए। लेकिन कुछ समय बाद ही 1888 में ये जो घटना हुई वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी है। आज पूरी दुनिया में हर देश में मजदूरों के संघर्ष को याद किया जाता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश की आबादी अमेरिका की तुलना में 4 गुनी अधिक है, उस देश के अंदर ये बात शुरुआत तो छोड़ो, बहुत दिनों बाद, करीब 34 वर्ष बाद 1923 में, आज से 101 वर्ष पहले इसका सूत्रपात हुआ। मद्रास जिसे आजकल कहा जाता है, उस वक्त चेन्नई कहा जाता था। चेन्नई के जो लोग थे, किसान मजदूर संगठन के नाम से वामपंथियों ने उसका अगुवाई की और इसकी भारत के अंदर भी चहलकदमी शुरू हुई। यद्यपि शिकागो के अंदर ये जो घटना हुई तो लगता ऐसा है कि ये बहुत कम आबादी वाली जो जमात थी उसका प्रयास इतना महान होगा, ये निश्चित ही एक अद्भुत घटना है। उसके बाद आप देखते हैं कि 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसमें आज की तारीख में 185 मेंबर्स हैं। और हमारे देश भारत ने भी इसकी स्थायी सदस्यता 1922 में हासिल कर ली थी। और आज की तारीख में यानी भारत के नई दिल्ली में इसका एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय है, ऑफिस स्थापित है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। थोड़ा सा तथ्य मैंने इसलिए आप लोगों के फैक्ट्स आप लोगों के सामने इसलिए लाने जरूरी समझे, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो लोग कुछ करते हैं। मात्र 4.5% आबादी वाला अमेरिका का जो जो संघर्ष है, दुनिया के 4 गुनी आबादी वाले देश के अंदर काफी दिनों बाद ये नजर आया। जहां तक श्रमिक दिवस को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के श्रम और उनके योगदान को ये याद दिलाता है दिन।
जो राष्ट्र के निर्माण में और विकास में श्रमिकों की अहम श्रम की अहम भूमिका होती है, वहीं श्रमिकों के कार्य और श्रम का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 1 मई को ये पूरे विश्व भर में कार्यक्रम मजदूरों की तरफ से और कहना चाहिए कि सिविल सोसाइटीज की तरफ से ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसे इसीलिए श्रमिक दिवस के साथ साथ मई दिवस भी कहा जाता है। और वैसे भी ये अक्सर एक मुहावरा है कि जीवन में सफलता के लिए श्रम अनिवार्य है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ऐसा अक्सर हम लोगों को मिलता है पढ़ने को, सुनने को। जहां तक हमारे देश की बात है, तो हमारे देश में भी श्रम और श्रमिकों के हित के लिए एक मुख्य श्रमिक आयुक्त की स्थापना हुई है। मुख्य चीफ लेबर कमिश्नर इसको देखता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और इसके तहत देश के अंदर हर प्रदेश में श्रम आयुक्त और उप श्रम आयुक्त जिला स्तर तक काम करते हैं, जो विभिन्न श्रम कानूनों को के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक आदि हर तरह के हितों का संरक्षण करने के लिए उनको काम दिया हुआ है, जिम्मेदारी दी हुई है। वो श्रम कानूनों को लागू करते हैं और औद्योगिक विवाद होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, और मैनेजमेंट के अंदर और श्रमिकों के अंदर जो डिस्प्यूट आते हैं उनमें सामंजस्य या समन्वय कराने के लिए इनकी स्थापना की गई है। अब मैं थोड़ी सी बात बाबा साहब की भूमिका के बारे में रखना चाहूंगा। आज की तारीख में हालांकि आंकड़े वर्तमान हैं कि लगभग 49 करोड़ आबादी हमारे देश में असंगठित मजदूर हैं। जो मजदूर होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लोग जो हैं, जो श्रम करते हैं, वो मात्र 3% हैं और शेष 97% असंगठित मजदूर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रूप में हैं। जब हम बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये दुनिया के अंदर जो उथल पुथल थी, जो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO बना और 1922 में भारत उसका गवर्निंग बॉडी का सदस्य बन गया, और तमाम जो घटनाक्रम थे, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान विद्वान होने के कारण इन सारी गतिविधियों से बेखबर नहीं थे। उन्होंने बहुत फुर्ती के साथ मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में जो मिलों के मजदूर थे, फैक्ट्रियों के श्रमिक थे, उनको जागरूक किया, उनको संगठित करना शुरू कर दिया था। और इसमें हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर श्रमिकों के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर चुके थे। जैसा भी जैमिनी प्रियदर्शी साहब ने भी कहा कि उन्होंने जो नेतृत्व किया मजदूरों के आंदोलन का, उसमें लाखों लोग बॉम्बे के अंदर उस प्रदर्शन में शामिल थे, जिसका नेतृत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौका पाते ही और अपने संगठन की शक्ति को समझकर, ध्यान में रखकर और अपने नेतृत्व की स्वीकार्यता के आधार पर 1936 में ही इंग्लैंड की तर्ज पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और उसके माध्यम से मजदूरों की ताकत से 37 MLA अपनी पार्टी से जिताकर बॉम्बई की लेजिस्लेटिव असेंबली में मजदूरों का प्रतिनिधित्व स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात 1936 में बाबा साहब ने की थी।
तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही दुनिया के श्रमिकों के सही मायने में, और दुनिया के नहीं तो भारत के श्रमिकों के सही मायने में मसीहा हैं, उनके मुक्तिदाता हैं। एक और बात में जोड़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1942 में वायसराय की काउंसिल में 5 वर्ष के लिए 1942 से 1946 तक के लिए श्रम मंत्रालय में माननीय सदस्य, जो मंत्री पद का स्तर होता है, नियुक्त हुए। तो श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए उन्होंने जो अनेकों कानून बनाए, प्रोविजन किए, उसमें बहुत सारी चर्चा हमारे मित्र प्रियदर्शी जी कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी श्रमिकों के हित में दिखाई देता है, ये सारा काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत के समय कर दिखाया था। चाहे वो श्रमिकों के हितों में कार्य करने के घंटों को घटाने की बात हो, जो 12, 14, 16 घंटे तक था वो 8 घंटे हुआ। छुट्टियों का प्रावधान नहीं था, साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती थी, ये सब किया। मिनिमम वेजेज एक्ट बनाया, आपका बीमा सुविधा की, प्रोविडेंट फंड की, मेडिकल लीव की, और एक सबसे बड़ी बात जो वर्क फील्ड था, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पर लोग काम करते हैं जो फील्ड जो है बहुत खतरनाक होते हैं, तो ऐसे एरिया के अनुरूप उनके वेतन भत्तों का उन्होंने कानून बनाया। ये बारीक पकड़ अगर किसी की हो सकती है तो उनके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम लोग मान सकते हैं। मजदूरों की जो ट्रेड यूनियन थी, उनको बनाने की कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेड यूनियन बना नहीं सकते थे, तो न केवल उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने का हक दिया और उसको मान्यता भी सरकार की तरफ से प्रदान कराई। स्त्री कामगारों की जो प्रसूति का टाइम में, यानी मैटरनिटी लीव की जो बात होती है, तो ये उस वक्त नहीं थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान इस पर भी गया। सफाई मजदूरों पर जो तमाम अवमाननीय कानून लादे गए थे, उनको खत्म कराने पर बाबा साहब का ध्यान गया। म्यूनिसिपैलिटीज में जो अल्पसंख्यक सफाई कर्मी जो होते हैं, तो उनकी कोई यूनियन नहीं थी, उनका कोई संगठन नहीं होता था, उसको बनाने के लिए प्रावधान किया, मान्यता उसके लिए सरकार से कराई। और इससे भी बड़ा काम, स्त्री और पुरुषों में, कामगारों में जो समान वेतन की विसंगति थी, उसको समाप्त कराकर समान वेतन का प्रोविजन कराया। और एक और महान काम उन्होंने जो किया वो ये था, जो अब सरकार ने समाप्त कर दिया है प्राय, कि देश और प्रदेशों में जिला स्तर तक रोजगार कार्यालयों की स्थापना का कानून बनवाया, जिससे लोगों को अपने उस कार्यालय के माध्यम से अपने वेलफेयर के बारे में कुछ कर दिखाने का अवसर प्राप्त होता था। आज भले ही ये कमी हम लोगों को अखर रही है, तो मैं अब अंत में ये कहते हुए कि 101 वर्ष पहले जो भारत में श्रमिक दिवस की घोषणा हुई और 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से संगठित और असंगठित मजदूरों के, श्रमिकों के लिए जो तमाम कानून बने और संविधान में प्रदत्त उनके मूल अधिकारों की जो स्थापना हुई, ये सब हम देखते हैं कि 2020 में जो कोरोना की महामारी के कारण आरएसएस की पोषित सरकार को ये कहते हुए सुना कि ये जो आपदा है वो अवसर में भी बदली जा सकती है, और निश्चित ही उन्होंने इसको अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। लाखों मजदूरों को आपने देखा कि देश भर में असुरक्षित, असहाय, बिना वेतन के पैदल ही लॉकडाउन करके देश भर में जो हालात हुए वो हमारे आपने सबने देखे हैं।
अनेकों लोग आज वीडियो में हम देखते हैं कि पैदल चलते चलते मर गए। बल्कि एक परिवार ऐसा है जिसका बच्चा भूख में तड़प करके आजकल बहुत वायरल हो रहा है, वो मर जाता है तो पुलिस वाले आकर के उनको रोकते हैं, तो वो उनसे मिन्नत करते हैं कि भाई हमको जाने दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जब वो उस बच्चे को दिखाता है उसका पिता और उसकी माँ उसके पीछे है, माँ को नहीं पता था कि ये बच्चा मर चुका है। जब पिता ने कहा कि भाई देखिए ये बच्चा भूखा मर गया है, हमको जाने दो, इसको हमें अंतिम संस्कार करना है। तो ये बहुत ही हृदय विदारक विदारक जो बातें हैं वो 2020 में हमने इस देश के अंदर देखी हैं। आज इसी दौरान एक और घटना जिसका मैं स्वयं गवाह हूं, जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 22 सर्कुलर जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, तो उनकी छटनी का प्रावधान था कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 100 मजदूर हैं तो उस पर नियमानुसार छटनी नहीं हो सकती। तो उसको 22 सर्कुलर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 की जगह 300 कर दिया कि 100 वाले तो कर सकते हैं, यानी 299 तक अगर मजदूर हैं तो उनकी छटनी की जा सकती है, अगर 300 हो गए तब नहीं होगी। तो उन्होंने 100 से बढ़ाकर उसको 300 किया। और साथ साथ जो काम में आया हूँ, लेकिन ऑटो में नहीं समझ पाया, उधर वेट किया पहले वो मूर्ति के पास। हेलो, तो ये जो आज के हालात हैं, तो हम ये सिर्फ जो है इसलिए श्रमिक दिवस को नहीं मना रहे हैं कि खाली कोई हमारी परंपरा है या खाली कोई हमारी ये कोई हमारा एक तरीके से परपाटी है। लेकिन सही बात यह है कि हमें हकीकत को समझने के लिए उस वक्त मजदूर पैदल सड़कों पर अपने अपने स्थानों के लिए चले जा रहे थे और सरकार उनके ऊपर कुठाराघात कर रही थी। हम लोगों ने अलीगढ़ में उस वक्त ये तय किया कि जो सीनियर सिटीजन्स थे उन्होंने इसके लिए एक दिन का पूरे दिन की हंगर स्ट्राइक की और शाम को जाकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया कि ये मजदूर इस वक्त अपने मुसीबत में हैं, उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये नहीं होना चाहिए, उनके जो ये 22 सर्कुलर किया गया है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी आवाज तूती की आवाज नकारे में नहीं दिखाई देती, ऐसे ही बन के रह गई, लेकिन हमने अपना दायित्व पूरा किया। इसके अलावा यहाँ अलीगढ़ के ही घटना है कि करीब 2-3 महीने तक सीनियर सिटीजन्स ने जो अनऑर्गेनाइज लेबर थी उनके पास जा जाकर उनके ये सरकार की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि उनके खातों में कुछ पैसा भेजा जाएगा, तो हम लोगों ने चाहा कि भाई इनके खातों में पैसा तब पहुंचेगा जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगभग 3 माह तक हम लोग उसमें लगे। मैंने खास तौर से उसका नेतृत्व किया। मैं स्वयं गाड़ी लेकर के अपना 8 बजे जहां जहां लेबर चौक हैं, जहां जहां लेबर इकट्ठी होती है, करीब अलीगढ़ में 8 जगह लेबर चौक लगते हैं, सुबह हम कभी किसी लेबर चौक पर कभी किसी लेबर चौक पर अपने साथियों के साथ पहुंचते थे, उनके फार्म भरवाते थे और उनको सरकार की जो घोषणाएं थी उसे अवगत कराते थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास अनेकों अनऑर्गेनाइज लेबर के असंगठित मजदूरों के फोन आए कि बाबूजी आप हमारा फार्म भर के ले गए थे, आपने हमें उसका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, लेकिन हमारे खाते में तो 1 रुपया भी नहीं आया है, हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया है। तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता था कि भाई इंतजार करो, शायद आपके खाते में आज नहीं तो कल आएगा। आज जो है मैं अंत में ये बात कहते हुए कि हम लोग जो सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, आरबीएम के माध्यम से करते हैं, सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से करते हैं और धम्म सेवक संघ बनकर करते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें अपने सब संस्कृति के और सभ्यता का पालन करते हुए श्रमण संस्कृति का और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस प्रयास को और आगे बढ़ाना चाहिए। जो 97% हमारे यहाँ संगठित मजदूर हैं, उनके हितों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से
कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कोई योजनाबद्ध तरीके से इन असंगठित मजदूरों तक पहुंचने के लिए प्लान किया जाए, कोई योजना तैयार की जाए, क्योंकि ये असंगठित मजदूर किसी धर्म के अनुयायी नहीं है। जो लोग उनके लिए साथ खड़े होते हैं तो उनके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। आज अलीगढ़ में बहुत सारे असंगठित मजदूर हैं जिनके फोन नंबर मेरे पास हैं, और वो बहुत आशा भरी नजरों से, आशा भरी अपनी भावनाओं से, चाहे जब मेरे से फोन करके अपनी अपनी बातों के बारे में, तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो एक राष्ट्र स्तर का संगठन है, उसको अपने असंगठित मजदूरों को, जो हमारे ही भाई बहन हैं, उन तक पहुंचने के लिए ऐसे लोगों को जो फील्ड में काम कर सकते हैं उनको प्रेरित किया जाए, उनको आदेशित किया जाए, निर्देशित किया जाए। यही संक्षेप में बात रखते हुए, हालांकि समय भी हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। वैसे मैं मान रहा था कि जो मुख्य अतिथि होता है तो उसको लास्ट में बोलने के लिए एक तरीके से उसे मूर्ख अतिथि बना दिया जाता है, लेकिन आज मुझे चलिए टाइम मिला, और मैं इसके लिए बधाई देता हूं आयोजकों को कि उन्होंने, क्योंकि जो आदमी बोले तो उसको बोलने के लिए समय मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात को रख सके। यही बात रखते हुए मैं सभी को पुनः मई दिवस की बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं करते हुए, श्रमिक दिवस की अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद सर। हाँ। आज के अध्यक्षता माननीय तुलसीदास जी लंगी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सर, माननीय तुलसीदास जी। चलिए यार, माननीय लंगे साहब। माननीय लंगे जी। सर, आपको आवाज आ रही है? माननीय लंगे जी, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? एक मिनट। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। कौन आवाज आ रही है आपकी? जी सर। हाँ, स्टार्ट करें लंगे जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, आप अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन प्रारंभ हो गया है। आपको आमंत्रित किया जा रहा है, लंगे साहब, अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। हेलो सर, अध्यक्षीय उद्बोधन रखें, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे लोग हेलो। उद्बोधन रखें सर, आप अध्यक्षीय उद्बोधन। हाँ, अच्छा, मेरा बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी, प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए, माननीय धर्मकाज भारतीय आदि संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहादुर सिंह बौद्ध जी, और आज की मीटिंग में सभी उपस्थित मेरे साथी, सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो विषय था कि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार, इस पर साथियों ने जो अपने विचार रखे हैं, बड़े अच्छे ढंग से रखे हैं। तो ये लोकतंत्र जो है, ये लॉर्ड बुद्धा से चला है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के वक्त भी जो है वो संघ जो था, जब वो उसके मेंबर बने तो जो फैसले लेता तो संघ बनता था। तो संघ जो है, का मतलब उस पर गणराज्य हुआ करते थे। तो गणराज्यों से जो है, अभी जो है बाबा साहब ने जो है इन्हीं को फॉलो करते हुए, जब पूरे देश में जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लेबर लॉज बनाए हैं, उसमें जो लेबर को जो वहाँ 15-16 घंटे जो काम करते थे, वहाँ पर घटा कर 8 घंटे का कर दिया। तो ये जो है
ये सारी जो है मैं ये समझता हूँ, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको अपनी बात कहने का जो है राइट टू स्पीक, क्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये देश के जो भी सरकार बने देशवासी है। लेकिन यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के भारत में जो है ये राइट्स जो है गोरे समाज को नहीं दिए गए, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी वो लैंड रिफॉर्म तो बना है लेकिन पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और हमारी जो लैंडलेस लेबर जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा विक्टिम है, क्योंकि उनको उनके खेतों में जाना पड़ता है, उनकी ज़मीनों में जाना पड़ता है। तो वो उनकी सबसे परेशानी ये है कि वो उनके पास लैंड नहीं है। लिहाजा अगर लैंड रिफॉर्म होता है तो वो जो है जगीरदारों की ज़मीनें जो हैं, जो लैंड टू टिलर जब हो जाए जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो पूरे देश में जो है कि समस्या सॉल्व हो जाती है। जो देहातों में हमारे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो खत्म हो सकती है। तो इसलिए जो है मैं ये समझता हूँ कि जो लोकतंत्र में जो व्यक्ति के अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से जो है उसको जीने का अधिकार है। और राइट टू वोट, जैसे बाबा साहब राइट टू वोट दिया है, तो ये हम अगर इसको ही समझ जाए तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसको हम अपने मर्जी की सरकार इस देश में बना लें, तो वो जो है मुझे समझता हूँ कि पूरे ढंग से जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। और हम जो है कि जो अपना अधिकार उसको जो इस्तेमाल करके तो पूरे देश में जो है अपना राज कायम कर सकते हैं, रियासत में का राज कायम कर सकते हैं। और फिर से जो है जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो अपने जब आपके पास राजपाट होगा तो उसके हिसाब से चलाएंगे देश को, उसके हिसाब से चलाएंगे राज्य को। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब तक जो है जब देश में और राज्यों में सरकारें जो है वो बहुजन समाज के हित में काम करने वाली आए और बहुजन समाज के द्वारा आए, तो मैं ये समझता हूँ तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को बढ़ान देता हूँ। और आज के वेबिनार में जिन्होंने जो हिस्सा लिया है उन सब का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत 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 साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं मनोज जेंगरी जी जो हमारे नेपाल के हैं, वह पुनः राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं संस्थापक जी से अनुरोध करता हूं कि हमें अनुमति दे और वो अपना सभी साथियों से परिचय करें। मनोज जेंगरी, जय भीम, नमो बुद्धाय कर। जी जी, करवा दीजिए पुराने साथी हैं हमारे। थोड़ा टाइम दीजिएगा भारती जी। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। सभी जय भीम मनोज जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इस सबसे बिछड़ गए थे। प्रोडक्ट है नेपाल में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हमको ही नेपाल में एक मतलब साहब से और अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भांति से, लेकिन हम लोग बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नेपाल में हमें मिलने तक है, लेकिन सबको परसा और जय बोलते हैं और तस्वीर बाबा साहब लगा कि बाबा साहब का कार्रवाई सही ढंग से लिखा है और बहुत सारे संगठन की हालत इसी तरह से है। तो हम इसमें बिछड़ गए थे और आज हमें ऐसा हुआ, कल से आपको फोन किया था कि हमारी तो हम बाबा का मिशन तो चल रहा है, लेकिन नेटवर्क समस्या होने के कारण सही से उनकी बात आ नहीं पा रही। आज उनसे मेरी लंबी वार्ता हुई और 4-5 साल से वो हमसे थोड़े अन्य साथियों की भटकाव के कारण बिछड़ी हुई थी। जब उनको महसूस हुआ कि मुझे
वास्तव में मिशन का काम समझना है और करना है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वही मेरा प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क नेटवर्क में डिस्टर्ब है साहब, नेटवर्क में डिस्टर्ब है। हाँ बता दीजिए सर, आप तो क्यों डिस्टर्ब हुए इस थे और आगे क्या करना चाहेंगे, बता दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम अभी भी है। लेके हम लोग मतलब मैं नेपाल में से मिशन चला रहा हूँ और कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। और नेपाल में जो विश्वकर्मा समाज है और भूल समाज है, तो जितने भी है वो ये अपने नेपाल में एससी में आते हैं। यहाँ इसी वाणी को, और आप लोगों ने जैसा कि हमें नेपाल में एक बाबा ठीक है मनोज सर, अगली मीटिंग में आपको मौका देंगे। अब मैं अंतिम शब्दों में आशीर्वाद के लिए संस्थापक जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसी कारवा को हम आगे बढ़ाते और हर एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मतलब पहले की जैसी तरीके से हम मतलब कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और नेपाल में भी उसका जो है सब कुछ आप लोगों को बुलाएंगे और मतलब वहाँ को नेपाल में भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को फैलाएंगे। यही बात को विश्राम रखता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ साथ बहुत बहुत माननीय संस्थापक जी से निवेदन है कि अपनी उद्बोधन। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की मीटिंग के आदरणीय अध्यक्ष जी तुलसीराम रांगी साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, मुख्य वक्ता आदरणीय जेमिनी परिदर्शी साहब, संचालन कर रही हमारी बहन उपासका रजनी बौद्ध, और देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग बात कर रहे थे श्रमिक दिवस के बारे में। काफी चर्चा आज हुई और आज हमने खास करके बाबूजी राजाराम आनंद जी को और जेमिनी प्रसाद प्रियदर्शी साहब को ही रखा था। और इसीलिए दो वक्ता ही केवल रखे थे कि विस्तार से चर्चा हो जाए और चर्चा का कुछ सार समझ में आना चाहिए लोगों के में। तो काफी अच्छा हमारे दोनों सम्मानित साथियों ने अपनी बात को रखा, उनके जीवन का तजुर्बा है। वर्तमान हालात जो हैं हमारे देश में या पिछले 25-30 वर्षों से मैंने देखा है, जो संगठित मजदूर हैं अर्थात ट्रेड यूनियन है, तो वो ट्रेड यूनियन का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं से पूंजीवाद के दबाव में रहता है या मनुवाद के दबाव में रहता है। इसलिए उनके लीडर लोग केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपने चाहते लोगों को सही सही अच्छे अच्छे मलाई वाले पद दिलवाने में ही वो ट्रेड यूनियन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो आम मजदूर को फायदा होना चाहिए, जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, आम मजदूर को उसका फायदा होना चाहिए, वो होता हुआ मुझे कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए 1 मई को जितने जोर शोर से ट्रेड यूनियनों को मनाना चाहिए, श्रमिक दिवस पे चर्चा करनी चाहिए, श्रमिकों के अधिकारों पे चर्चा करनी चाहिए, वो प्राय समाप्त जैसा है। कहीं कुछ लोग करते भी हैं तो एज ए फॉर्मेलिटी सी करके खत्म कर देते हैं। कुछ समय तक जब तक कम्युनिस्ट पार्टियां सक्रिय थी हमारे देश में 8-7 राज्यों में, तो मैंने देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों के राजनीतिक जब ताकत थी तब शायद अच्छी चर्चा होती थी 1 मई को श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के अधिकारों के लिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों का भी जो नेतृत्व आ गया था वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उसकी लीडरशिप अपने हाथों में ले ली थी, है ना। तो मैं कह सकता हूं दूसरे शब्दों में कि वो भारत में जो कम्युनिज्म था उसका भी ब्राह्मणीकरण हो गया था और धीरे धीरे करके उन्होंने भी उस विचारधारा को समाप्त
कर दिया है। दूसरा सवाल बचता है, जैसा आदरणीय बाबूजी ने कहा, राजाराम आनंद जी ने, कि 97% असंगठित मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कल कारखाने में काम करते हैं या चौराहे पे खड़े होकर काम करते हैं, तो जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कारखानों में काम करते हैं उनके बारे में मुझे बड़ी बारीकी से जानकारी। वो जब कोई मजदूर काम पे जाता है तो उस फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है वो एक फाइल बनाता है और उस फाइल पे दर्जनों प्लेन वाउचर पे वो साइन करा लेता है। उसके कई वाउचरों पे टिकट लगा के साइन करा लेता है बिलेन पे, और कई व्हाइट पेपर पे, एप्लीकेशन के पेपर पे, 5 पे 10 पे वो पूरे कागज पे साइन करा के रख लेता है और वो फाइल बंद हो जाती है। वो काम करता रहता है मजदूर। जब कभी वो मजदूर अपने अधिकार की बात करता है, हक की बात करता है और लेबर कोर्ट जाता है, तो लेबर कोर्ट जो बने हैं डिस्ट्रिक्ट में, जहां हमारा अधिकारी बैठते हैं, लेबर इंस्पेक्टर बैठते हैं, बाबू बैठते हैं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर बैठता है, वो सबकी मंथली बंधी हुई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े कारखानों से। तो जब कोई मजदूर जाता है और वहां हड़ताल करता है या अपनी वकील के माध्यम से या ट्रेड यूनियन के लीडर के माध्यम से वो अपना मुकदमा चलाता है, तो वही इंस्पेक्टर आके वो पूरी एप्लीकेशन वगैरह सब दिखाता है मालिक लोगों को कि देखो आपके यहाँ का ये मजदूर है और ये पूरी पूरी नेतागिरी कर रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फाइल रखते हैं बना के, उस फाइल पे वो जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती सारी भर लेते हैं। वो दिखा देते 6 महीने पहले ये आदमी रिजाइन कर गया था, ये इसके 10 साइन है रिजाइन के, इसने इतना पेमेंट प्राप्त कर लिया, ये इसके टिकट लगी हुई रसीद के साइन है, और वो दाखिल कर देते हैं अपने वकील के माध्यम से लेबर कोर्ट में। और वही अधिकारी, वही इंस्पेक्टर कहता है कि भाई ये तो आप गलत बात कर रहे हो, आप तो 6 महीने पहले रिजाइन करके आए हो वहां से, आपके सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं, है ना। तो वो जो ट्रेड यूनियन के लीडर है वो बीच में फिर दलाली का काम करते हैं। वो दलाली का काम करते हैं कि देखो भाई ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनकी बहुत दूर दूर तक सोर्स हैं, आप गरीब है, मजदूर हैं, इनसे नहीं लड़ पाएंगे, अब आपको हम 10-20 हजार रुपए दिला देते हैं, समझौता पत्र पर और साइन करो, खत्म करो। बाबूजी गलत कर रहा हूं मैं? ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये तजुर्बा है मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो संविधान में श्रमिकों को अधिकार मिले हैं वो सब भी शून्य है, शून्य है। और वो फैक्ट्रियों में और वो कारखानों में उनका जो एसोसिएशन है मालिक लोगों का, उनका इतना सख्त, इतना मजबूत एसोसिएशन है कि जिस आदमी ने अपने हक की बात उठाई है वो चाहे जितना योग्य हो, चाहे जितना तजुर्बा हो, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एक फैक्ट्री से निकलने के बाद जब वो दूसरी फैक्ट्री जाएगा और वो वहां उसको सेटल भी कर दिया गया, तो उसको जैसे ही पता चलेगा कि इसने वासन फैक्ट्री में नेतागिरी करी थी, ये लेबर कोर्ट गया था, उसको तुरंत वहां से निकाल देगा। मैंने कई ऐसे लीडरों को देखा कि वो बाद में चाय का दुकान चला रहे, चाय का खोखा चला रहे। हमने कहा मिस्त्री साहब आप तो बहुत अच्छे कारीगर थे, आप तो बासन एक्सपोर्ट में काम करते थे और बहुत अच्छा आपका जलवा था। अरे बोले क्या करें साहब, वो आ गए थे चक्कर में कुछ लोगों में कि अपने अधिकारों की बात करो, हक की बात करो, ये ओवर टाइम नहीं देते हैं, रात को 10-10 बजे तक लगा रखते हैं, खाने का पैसा नहीं देते हैं, हम लेबर कोर्ट चले गए। हम कहते फिर क्या हुआ मिस्त्री साहब, फिर क्या हुआ, वहां से तो निकाल दिया गया। फिर दूसरे फैक्ट्री गए, उसको भी पता चल गया, फिर तीसरी में गए, उसको भी पता चल गया। अंत ये हुआ कि हमको कोई काम पे अब कोई फैक्ट्री वाला किसी भी कीमत पर रखने के लिए तैयार नहीं है। ये दशा है, 100% मैं सही बता रहा हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने लोगों से जो
अपना बसपा के 30, 35, 40 वर्ष के सामाजिक कार्य में जो फर्क है ये है। तो हमारे पास भी बहुत केस ऐसे आते थे कि अरे बाबूजी मैं उस फैक्ट्री में हूँ, ये है। तो मैं बड़ा सच्चा बता रहा हूँ, मैं भी उसको ये कहता था कि बेटा नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ जाना, सारा सिस्टम बिका पड़ा है, लेबर कमिश्नर भी बिका पड़ा है, उसका इंस्पेक्टर भी बिका पड़ा है, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अनुरोध के साथ अपने मालिक से बात कर लो, जो समस्या है आप निवेदन करोगे, आप निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे तो आपको कुछ हासिल हो सकता है। मैं खुद सलाह देता था लोगों को ये, जबकि ये सलाह मेरी सही नहीं थी, गलत थी, लेकिन मैं ये जानता था कि भावनाओं में बहकर अगर हमने इसको लड़ा दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आज इसको 15, 20, 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए महीने मिल रहे हैं, इसको रक्षा चलाना पड़ेगा। ये कड़वा सच बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सब है, संविधान में सब है, कानून में सब है, सिस्टम में सब है। और जो जैसा बाबूजी ने कहा कि आरएसएस के द्वारा पोस्ट जो उनमें संशोधन कर दिए, बदल दिए हैं। 8 घंटे को भी उन्होंने 12 घंटे पे खुली छूट कर दी है ना। तो ये तमाम समस्या हैं, इन पे हम लोग ये चर्चा करने का मौका मिला है। लोग कम जुड़े हैं, कोई बात नहीं। आरबीएम इंडिया जो चैनल है उसके माध्यम से वीडियो चलता है। आप सबसे भी मैं अपील करता हूं कि हमारे माननीय बादल सिंह बहुत साहब वीडियो बना के डालते हैं, हम भी अपने ग्रुपों में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। हम देखते हैं, हम खुद देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करो, है ना। और अभी कश्मीर का प्रोग्राम कर लेते हैं। और मेरा मन भी बहुत समय से है कि हमें जो मजदूर है भारत में, मजदूर सबसे पहले तो बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया था भारत दुनिया में, वो मजदूरों के हक में ही था, इसीलिए उसको सरमन संस्कृति कहा गया था। सरमन माने श्रम करने वाले लोग, श्रम करके अपनी आजीविका चलाने वाला समाज, इसलिए उसको सरमन संस्कृति कहा गया था। और इसीलिए उसी उद्देश्य के लिए उनको कहा गया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्योंकि श्रम करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग बड़ी संख्या में थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। और जो मालिक लोग होते थे, सामंतवादी लोग होते थे, उनकी संख्या कम होती थी। इसलिए बुद्ध ने उस समय जो नारा दिया, आज से 2500 वर्ष पहले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, उस नारे का आशय भी यही है कि जो बड़ा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, तो यह हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा भी है। और मैं समझता हूं कि इस पे विचार करना चाहिए। और चर्चा होती है तो कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे बुजुर्गों ने कहा ना कि गोबर गिरता है तो बेटा मिट्टी लेके ही उठता है। अगर चर्चा होगी तो मनोबल बढ़ता है, ईमानदार लीडरशिप निकलती, ईमानदार लोग निकलते हैं। और जो फैक्ट्री या मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, अंडर इंप्रेशन अगर कोई संगठन रहता है, कोई सेमिनार होती है, कोई सम्मेलन होता है, पर्चे बढ़ते हैं, हैंडबिल बढ़ते हैं, तो चाहे एक्शन कुछ ना हो, लेकिन अंडर मेंटली इंप्रेशन, मानसिक रूप से फैक्ट्री मालिकों पर, कल कारखाने वाले मालिकों पर, उनके दिमाग में एक वजन तो पड़ता है कि भाई ये चर्चा हो रही है, लोग इसके लिए सेमिनार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, मैं अलर्ट रहूं, मेरे लिए कोई बवाल खड़ा ना हो जाए। कुछ ना कुछ फायदा तो मेरा ऐसा मानना है कि होता ही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, सब लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। और इसके भी चूंकि ये मूल है, हम जिस समाज में निकले हैं या जिस समाज के लिए हमारे महापुरुषों ने जीवन संघर्ष किया है, निश्चित रूप से 100% वो समाज मजदूर है, श्रमिक है, गरीब है। तो उसके लिए काम करना ही चाहिए। और मैं माननीय बादल सिंह बहुत साहब से भी निवेदन करूंगा कि 2 मिनट वो भी अपनी बात रख के सभ्य सत्ता कराएंगे। आज इतना ही कह के एक अपील और मैं कर दूं। बुद्ध पूर्णिमा है 23 मई की।
बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024, 2024 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई को रविवार है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सभी साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से बुद्ध पूर्णिमा अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में जरूर मनाएं। 200-250 रुपए का बैनर बनता है। आप खीर वितरण कर रहे हैं, या आप भंडारा लगा रहे हैं, या आप कहीं सेमिनार कर रहे हैं, या कुछ नहीं, आप मोमबत्ती अगरबत्ती लगाकर प्रार्थना, बुद्ध वंदना, 3 शरण भी कर रहे हैं, तो वो बैनर लगाएं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। उसका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लाइव चलाएं, वीडियो बनाएं, यूट्यूब पर डालें, व्हाट्सएप पर डालें। एक संस्था को हमें संपूर्ण भारत में विश्वसनीय संस्था स्थापित करना है और उसको प्रचारित करना है। तो ये अवसर होते हैं, इन अवसरों पर अगर 100-200 जगह भी पूरे भारत में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर लग जाएगा कि गुजरात का लग गया, आंध्रा का लग गया, केरला का लग गया, पश्चिम बंगाल का लग गया, 10-10 जगह, 5-5 जगह, वो सोशल मीडिया में चलेगा, तो उससे फिर समर्थक लोगों का मॉरल हाई होता है, विश्वास मजबूत होता है कि हम लोग, हमारा कोई एक संगठन है जो संपूर्ण भारत में सिस्टम से काम कर रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। ये मेरा सभी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक जी। आपके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन का सभी साथी पूर्ण रूप से पालन करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर वितरण करना 26 तारीख तक उसको कर सकते हैं। 23, 24, 25, 26 विधिवत करें और बताए हुए निर्देश के अनुसार करें। शेष बातें रखी गई हैं। जैसे सामने बताया है कि हमारे इस चैनल में जितने भी साथियों पे पहुंचता है वह सभी साथी उसमें कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। शेयर यूट्यूब पे अलग तरीके से होता है, उसको जैसे ही हमारा वीडियो आता है उसकी कमेंट बॉक्स खुलता है, उसमें जय भीम लिखें, नमो बुद्धाय लिखें, बहुत अच्छा है। तो हमारे बुद्ध एंड धम्मा के वाचन है बहुत सारे, आचार्य जी के प्रबोधन है बहुत सारे, हमारे संस्थापक जी के बहुत सारे प्रबोधन है। फ्री समय में रील और स्क्रॉल देखने की बजाय हमारे यही बुद्ध एंड धम्मा के वाचन सुने, आचार्य जी के कई अच्छे उसमें प्रबोधन पढ़े वो सुने। संस्थापक जी ने बहुत मार्गदर्शन संगठन के बारे में, अधिकतर संगठन के बारे में, युवाओं के बारे में दिए, उनको सुने और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें, बढ़ता धम्म का बढ़ता हुआ कारवा लिखें। इस प्रकार से शेयर होता है यूट्यूब। हमारे जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ उनमें मुश्किल से 2-3 कमेंट्स आते हैं, हम कमेंट नहीं डाल पाते। तो जैसा संस्थापक जी के द्वारा आप सबसे निवेदन किया गया है कि कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय लिखेंगे तो वो जितनी तेजी से बढ़ेगा। अभी मैंने महू का एक वीडियो डाला था 24-25 मिनट का, तो उसे 1500 लोगों ने देखा, 1500 लोगों ने। बहुत अच्छा। और हमारा जो दिल्ली का योगेंद्र यादव जी का वक्तव्य था दिल्ली वाला, उसको 2500 लोगों ने देखा। जो 16 मिनट का वीडियो था योगेंद्र यादव जी का, और संस्थापक जी का जो वीडियो था उसे 1500 लोगों ने देखा, दिल्ली वाला। तो उसमें हम और देखें और सभी साथी जय भीम लिखें। जब मौका मिले फ्री बैठे हों तो 2 वीडियो हम जरूर सुने, बुद्ध एंड धम्मा का या फिर कोई प्रबोधन या कोई और डिबेट। हमारे अन्य साथियों के बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य उसमें पड़े हैं, चाहे वो 5 मिनट के क्यों ना हो। यूट्यूब पे इस प्रकार से शेयर होता है कमेंट करने से। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है, साहब ने जैसा किया है। अब हम सभी साथी सभ्य सत्ता के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने